वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आए? वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। जब वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। एक बात। दूसरी बात अपन इसमें देखते हैं, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा पूरी हो जाएगी, हमेशा सकर्मक होती है, सकर्मक होती है। तो कह रहा हूं, सेव कर लीजिए विस्तार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कैसी होती है? सकर्मक होती है। क्यों होती है सकर्मक? जब वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग हो रहा है वो कर्म के अनुसार होगा तो वाक्य में इसका मतलब निश्चित रूप से कर्म आएगा, और जब कर्म आएगा तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। तीसरी बात, इस प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य के बाद ये लिख लीजिए, कर्मवाच्य के वाक्य से और के द्वारा से और के द्वारा से जुड़े होते हैं। कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो से और के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। तो ये दोस्तों केवल 3 बातें अपन को ध्यान रखनी है। जब क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो रहा हो तो कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कैसी होगी? सकर्मक होगी। तीसरी पहचान मैंने आपको बताई, सकर्मक होगी। तीसरी पहचान है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं से और के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन उदाहरण। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें देखो वाक्य जो किससे जुड़ा हुआ है? द्वारा से द्वारा जुड़ा हुआ है। दूसरी पहचान, वाक्य कैसा है? सकर्मक है। कर्म आ रहा है क्या? पुस्तक कर्म आ रहा है। और क्रिया भी किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है? कर्म के अनुसार। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग आई है, तो इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार किसका अनुसरण कर रही है? कर्म का अनुसरण कर रही है। इसलिए कौन से प्रकार का वाक्य होगा? ये कर्मवाच्य का वाक्य होगा। मुझसे फल खाया जाता है। मुझसे फल खाया जाता है। अब यहां देखो किससे जुड़ा हुआ है? बात किससे से जुड़ा हुआ है?
यदि वाक्य से और के द्वारा से या द्वारा से जुड़ा हुआ हो, कर्म आ रहा हो, तो क्रिया हमेशा कर्म, वाक्य हमेशा कर्म वाच्य होगा। तो देखो कर्म भी आ रहा, क्या खाया, फल खाया, ये क्या है, कर्म है। क्या है ये, कर्म है। और क्रिया भी किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण होगा, कर्म वाच्य का उदाहरण होगा। मेरे द्वारा बाजार से पुस्तक लाई गई। तो मेरे द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, द्वारा के दो कर्म, बाजार और पुस्तक। क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सब कर्म वाक्य के वाक्य होते हैं। तो दोस्तों कर्म वाक्य में केवल हमें यही ध्यान रखना है, नोट कर लें अपनी नोटबुक में, कि कर्म वाक्य जो वाक्य होते हैं वो से और के द्वारा या द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ यदि उसमें कर्म और दे रखा है तो वो निश्चित रूप से कर्म वाक्य के ही वाक्य होंगे। तीसरा देखते हैं भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आ रही हो, जब वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार, भाव के अनुसार आ रही हो, तो वहां भाववाच्य होता है। कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। पहले अपन पढ़ चुके हैं इस बात को, जब क्रिया किसके अनुसार आ रही हो, भाव के अनुसार आ रही हो, तो वहां भाववाच्य होता है। दूसरी पहचान अपन देख सकते हैं, क्रिया हमेशा कैसी होगी, अकर्मक होगी। कैसी होगी, अकर्मक होगी। कर्मवाच्य में कैसी थी, सकर्मक, यहाँ कैसी है, अकर्मक। कैसी होगी, अकर्मक होगी। तीसरी पहचान अपन की असमर्थता। वाक्य में असमर्थता, असमर्थता प्रकट होती है। तीन बात जान, चौथी बात और है, वाक्य में कर्ता से या के द्वारा से जुड़े होते हैं। कर्ता जो है वो से और के द्वारा से जुड़े होते हैं। से और के द्वारा से तो कर्म वाक्य में जुड़े हुए होते, तो अपन डिफरेंस कैसे करेंगे, वहां कर्म निश्चित रूप से आता था, यहाँ कर्म नहीं आएगा। वहां एक असमर्थता वाली कोई बात नहीं होती थी, यहाँ वाक्य में असमर्थता वाली बात होती है। तो अपन को ध्यान रखना, क्रिया जब भाव के अनुसार आ रही हो तो भाववाच्य होगा, या क्रिया भाववाच्य में क्रिया हमेशा कैसी होगी, अकर्मक होगी। वाक्य में हमेशा असमर्थता प्रकट होगी कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें असमर्थता प्रकट की जाती है, वो किस प्रकार के वाक्य होते हैं, भाववाच्य के वाक्य होते हैं। और ये वाक्य कर्म वाक्य की तरह से उसके द्वारा या द्वारा से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। लेकिन अंतर हमें यही करना है कि कर्म वाक्य में कर्म आता है निश्चित रूप से, जबकि भाव वाक्य में कर्म नहीं आता है। मैं उदाहरण और देता हूं आपको। मुझसे चला नहीं जाता। तो यहां देखो, मुझसे करता है
चलना क्रिया है, जाना क्रिया है, तो यहाँ कर्म नहीं है। दूसरी पहचान अपन देखें, से जुड़ा हुआ है वाक्य। तीसरी पहचान देखें अपन, इसमें असमर्थता भी जाहिर हो रही है कि मुझसे चला नहीं जाता, तो इसलिए ये वाक्य कौन सा होगा? भाववाच्य का वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण, मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता, मेरे द्वारा पढ़ा, मुझसे, इससे पहली वाली वीडियो में हमने सारे नियम भाववाच्य के लिख लिए थे। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दूसरी बात में ये भी है कि भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं, कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं, वो से और के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं, से और के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म निश्चित रूप से आता है और भाववाच्य के वाक्यों में कर्म नहीं आता है। तो मुझसे देखो, से जुड़ा हुआ है, पढ़ना क्रिया है, जाना क्रिया है, कर्म का यहाँ अभाव है। और तीसरी पहचान यहाँ असमर्थता भी हो रही है, तो अपना जो वाक्य होगा वो कौन से प्रकार का होगा? भाववाच्य का होगा। मेरे द्वारा काम, मेरे द्वारा चला नहीं जाता। तो मेरे द्वारा से जुड़ा हुआ है, चलना क्रिया है, जाना क्रिया है, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है। और दूसरी पहचान असमर्थता है कि चला नहीं जाता। भाववाच्य के वाक्य को हम आसानी से पहचान सकते हैं। जो मुख्य बात इसमें होती है वो होती है असमर्थता की। जब वाक्य में कर्म नहीं दे रखा है और असमर्थता वाक्य जाहिर कर रहा है कि मुझसे ये काम किया नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य होता है वो होता है भाववाच्य। एक नियम और लिख लेते हैं अपन नोट लगा करके भाववाच्य के अंतर्गत ही। जब वाक्य में कर्म दे रखा हो और कर्ता और कर्म पर दोनों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो, तो वहां भी भाववाच्य होता है। देखिए दोस्तों, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि भाई भाववाच्य जो होता है उसमें कर्म नहीं आता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी मिल जाते हैं जिनमें कर्म हमको दिखाई देता है, वो भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। तो उनके साथ यही शर्त होती है कि कर्ता जो होता है इसके साथ भी विभक्ति चिन्ह होगा, विभक्ति चिन्ह होगा, प्लस कर्म के साथ भी क्या होगा विभक्ति चिन्ह होगा, और अंत में होगी क्रिया। तो ऐसी स्थिति जब कहीं आ जाती है हमारे पास, तब भी हम भाववाच्य, उन उदाहरणों को भी हम भाववाच्य के उदाहरण
मानेंगे। जैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें आप भ्रमित हों। जैसे राम ने रावण को, दोस्तों कारक चिन्ह लिखा हुआ आना चाहिए दोनों के साथ, रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो देखो मैंने शर्त लगाई थी आपको, कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह है और कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह आ जाए तो वहां पर भी हमारा जो वाच्य होता है वो होता है भाववाच्य। कौन सा होता है? भाववाच्य। दूसरा उदाहरण लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को पीटा। देखो यहाँ भी कारक चिन्ह है, यहाँ भी कारक चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा हो तो वाक्य होगा आपका भाववाच्य का। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें आपको कहीं कोई समस्या होगी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वाक्यों का रूपांतरण। क्या देखते हैं? वाक्यों का रूपांतरण, कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, केवल कहने का तरीका बदलता है। तो वाक्यों का रूपांतरण अपन जब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन कर्तृवाच्य। किसमें बदल दे? कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य को हमें किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। एक तो दोस्तों जो यहाँ ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि हमारा काल नहीं बदलना चाहिए। जिस काल के वाक्य को हम दूसरे वाक्य में बदल रहे हैं तो उसका जो अर्थ है उसी काल में निकलना चाहिए। जैसे वह पत्र लिखता है, तो अपन उसको कर्म वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे उसके द्वारा, से द्वारा से जुड़े हुए होते हैं, उसके द्वारा पत्र लिखा। वही बात है, केवल मैंने उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख दिया है। वह पत्र लिखता है, अब मैंने उसी को क्या लिख दिया? उसके द्वारा, क्योंकि हमें से या के द्वारा का प्रयोग करना, तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो हमारा यहाँ जो काल है उसमें हमने परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं दोस्तों। राम ने पुस्तक लिखी, राम ने पुस्तक। अब अपने आप पता चल रहा है कि राम के द्वारा पुस्तक लिखी गई। क्या हो जाएगा? राम के द्वारा पुस्तक, राम ने पुस्तक लिखी, तो राम के द्वारा पुस्तक लिखी गई। राम के द्वारा पुस्तक लिखी गई। एक उदाहरण और समझा देता हूं मैं आपको।
तीसरा, मैं व्यायाम करता हूँ। व्यायाम करता हूँ। कर्तृवाची का वाक्य है, सिंपल वाक्य, क्रियाकर्ता के अनुसार आ रही है, तो मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। बात वही है, कर्मवाची में क्या लिख देंगे, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो इस प्रकार कर्तृवाची को कर्मवाची में बदल देते हैं, और जब कर्मवाची को कर्तृवाची में बदलेंगे तो मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, तो मैं व्यायाम करता हूँ। उल्टा सीधा के वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, केवल कहने का तरीका बदलता है। अब देखते हैं कर्तृवाची को भाववाची में बदलना, क्योंकि कर्तृवाची में क्रिया कर्मक भी होती है और क्रिया सकर्मक भी होती है। कर्तृवाची को किसमें बदल देते हैं अपन, भाववाची में। एक उदाहरण लेते हैं, वे गा नहीं सकती। वे गा नहीं, और ये सिंपल उदाहरण है, से और के द्वारा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कर्तृवाची का वाक्य है। कर्म हो नहीं हो, क्योंकि कर्तृवाची जो होता है वो सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। लेकिन दोस्तों अकर्म जो कर्तृवाची जो अकर्मक वाची होते हैं उन्हीं को केवल भाववाची में बदलेंगे अपन। तो वे गा नहीं सकते, तो इसको भाववाची में बदलना है, तो उनसे गाया नहीं। बात वही है, केवल ऐसे कह लेना है, उनसे गाया नहीं जाता। उनसे गाया नहीं जाता। वे गा नहीं सकती या उनसे गाया नहीं जाता। मैं अब चल नहीं पाता। मैं अब चल नहीं पाता। इसको बदलेंगे तो मुझसे अब चला नहीं जाता। मुझसे अब चला नहीं जाता। तो इस प्रकार हम इन वाक्यों को बदल भी सकते हैं, लेकिन बोर्ड में जो प्रश्न आता है वो सीधा सीधा वाक्य पूछता है, क्योंकि एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न, आपको काल भी उसी में पूछेगा, वाच्य भी उसी में पूछेगा, तो इसलिए, और कारक भी उसी में पूछेगा, तीनों को मिक्स करके पूछता है एक ही प्रश्न में। तो आपको सीधा सीधा यही प्रश्न आता है कि ये वाक्य कर्तृवाची का या कर्म का या भाव का। सीधी सी पहचान, कर्तृवाची के जो वाक्य होते हैं सीधे सिंपल वाक्य होते हैं, ने से जुड़े हुए होंगे, या अपन ये पहचान कर सकते से और के द्वारा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। कर्मवाची के जो वाक्य होते हैं सकर्मक क्रिया होती है, उनमें से और के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। भाववाची के जो वाक्य होते हैं असमर्थता जाहिर करके कर्म का अभाव पाया जाता है। और यदि मान लीजिए कुछ उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें कर्म आ जाता है और वो भाववाची के उदाहरण होते हैं, तो दोस्तों उनमें हमको याद रखना है कि इस प्रकार के उदाहरणों में कर्ता और कर्म दोनों के साथ त्रियक चिह्न अर्थात विभक्ति चिन्हों का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा जो टॉपिक था वाक्य का, ये कंप्लीट होता है।